आप सभी हो जाइए तैयार। आज हम करने वाले हैं दर्पण और परावर्तन के सभी छोटे प्रश्नों का काम तमाम। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम दर्पण और परावर्तन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले 5 साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उम्मीद करते हैं आप दर्पण का पूरा मैराथन वीडियो देखे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, सारे बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है, कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। सबसे पहले आप जानो कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो ये आपका एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष था, इसको बोलते हैं ध्रुव, और यहां होती है वक्रता केंद्र। और दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। मीन्स P से F की दूरी और F से C की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, अब आप समझो फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब P से F तक का जो डिस्टेंस है ये है आपका स्मॉल f। और अभी हम आपको बताएं कि जो मुख्य फोकस F होता है, मुख्य फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य फोकस F होता है वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीचों बीच में होता है। मतलब ये हुआ कि F से P की दूरी और F से C की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। और F से P की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। मीन्स ये वाली दूरी आपकी F हो गई, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी? F होगी। अब आप ध्यान दो, P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी हो गई PC बराबर, PC बराबर हो जाएगी, ये आपका F है, PF प्लस F C। तो PC क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। P से F की दूरी क्या है? फोकस दूरी, ये हो गई स्मॉल f। F से C भी दूरी, F से C की भी दूरी क्या है? स्मॉल f। तो R बराबर F प्लस F मिल के आ गया 2F। ठीक है, तो आप देखो ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो R बराबर 2F तो ऑप्शन में नहीं है, बट 2 को आप इधर लाओ, R बटे 2 इक्वल्स टू F। तो इसका तीसरा ऑप्शन है F इक्वल्स टू R बटे 2। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे मैराथन क्लास का वीडियो तो आप प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत आंसर बता देंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां थी? 6 स्थितियां थी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां थी? 2 स्थितियां थी। ठीक है, यदि अवतल दर्पण के 6 स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। यदि आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं तो दर्पण के मैराथन क्लास का वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और 5 स्थितियों में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति है जिसमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। बात समझ गए? तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है? अवतल। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, कौन सा है?
अवतल। बात समझ में आ गई? अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होती है। पहला ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है बच्चों अनंत पर। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, मतलब फोकस दूरी क्या है? प्लस 20 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और उत्तल दर्पण में जो यू होता है वो आपका होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव मीन्स माइनस। कह रहा है ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से ज्ञात कीजिए। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। क्लियर? मतलब f और u दे रखा है, हमें निकालना है v। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू क्या है? 20 और v हमको निकालना है, तभी हम जान पाएंगे कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। u की वैल्यू कितनी है? u है आपका -20। ठीक है, अब आप देखो तो ये हो गया 1/20, इधर है 1/-20, इसको आप इस साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस 1/20 बराबर 1/v। ठीक, अब आप क्या करो? 20 और 20 को क्या करो? एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ होगा 1/v। 1 और 1 क्या हो गया? 2/20 इक्वल्स टू 1/v। 2 × 2, 2 × 20, 1/10 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब आप इसे जब कंपेयर करोगे तो v इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप जरा देखो v क्या आया है? पॉजिटिव आया है। v पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वह दर्पण के पीछे बनेगा, मीन्स दर्पण के दाईं ओर, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर जो ध्रुव से नापी गई दूरियां होती हैं वो होती है धनात्मक। ठीक है, और दर्पण से दाईं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में वो बनता है आपका आभासी और सीधा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट करके उसका आंसर आप दे लीजिएगा, क्योंकि v की वैल्यू से ये पता चलेगा कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूर बन रहा है। v की वैल्यू से ये भी पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। यदि क्वेश्चन में दर्पण का जिक्र नहीं है तो आप ये भी जान पाएंगे कि वो कौन सा दर्पण है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाना हम सिखाए हैं मैराथन क्लास के वीडियो में, वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से प्रतिबिंब बनाना नहीं जानते हैं तो आप प्रतिबिंब बनाना जरूर सीख लें। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। थोड़ा सा क्या है? टेक्निकल है। अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनना आप सीखे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। जब हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है।
और जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। समझ में आई बात? तीसरी बात आप याद रखना, तीसरे बात का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक, अब आप समझो कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? ये आपका समझो ध्रुव है, ये आपका समझो मुख्य फोकस है, और ये आपका समझो वक्रता केंद्र है। आप ये जानते हैं कि जो मुख्य फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है, एकदम बीचों बीच में होता है। बात समझ में आ गई? और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और अभी हम क्या बताए कि F जो है P और C के बीचों बीच में है, मतलब जितनी दूरी F से P तक होगी उतना ही दूरी C से F तक होगी। ये बात आपका क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, हमारा दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है, और उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर होगा, और ये यहां से लेके यहां तक भी आपका क्या होगा? 10 ही सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब आप अंदाजा लगाओ, 10 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है, जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी ये होती है, और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो दर्पण की ध्रुव से मुख्य अक्ष के ऊपर बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, तो दर्पण की ध्रुव से जब हम 20 सेंटीमीटर दूर आएंगे तो हम कहाँ आएंगे? हम तो आ जाएंगे वक्रता केंद्र पे, मतलब हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पे। बात आप समझ गए? जैसे आप देखो, ये आपका अवतल दर्पण है, सपोज करो, ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये बीचों बीच में आपका क्या है? F है। तो P से F जो होती है वो फोकस दूरी होती है। ये मान लो आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और कह रहा है कि जो वस्तु है वो कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब 10 और 10 वक्रता केंद्र पे ही रखा जाएगा। अभी हम आपको क्या बताएं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पे ही बनता है। बात समझ में आ गई? अब आप ऑप्शन देखो, हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट से ही आंसर दे सकते हो। क्या कह रहा है? दर्पण के पीछे बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पे है। दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा? बिल्कुल नहीं। फोकस पर बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है चौथा ऑप्शन? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। आप सीधा सीधा मोटा मोटी 3-4 पॉइंट याद रखना। यदि वस्तु को आप अनंत पे रखते हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, वस्तु आपका मुख्य फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और यदि वस्तु को आप वक्रता केंद्र पे रखते हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो आप एकदम याद रखो। अवतल दर्पण की जो 6वीं स्थिति थी उस स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, तो उसमें वस्तु को कहां रखा जाता था? दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में। ये 4 पॉइंट आप याद रखो, इन्हीं 4 पॉइंट पे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम दर्पण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, और दर्पण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए जितने भी प्रतिबिंब हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और चिन्ह परिपाटी जरूर पढ़ लेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है कि U कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, V आपका कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, F मीन्स फोकस दूरी कब निगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो आपका न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा बेहतर तरीके से आप न्यूमेरिकल समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा प्रश्न। क्या बोला है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मीन्स या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण।
फोकस दूरी का परिभाषा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दर्पण से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फोकस दूरी का भी जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में, तो आप सभी समझ गए होंगे कि फोकस दूरी का परिभाषा क्या है। ठीक है, क्या है फोकस दूरी की परिभाषा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब से संबंधित एक प्रश्न। ठीक है, 6 कंडीशन हमने पढ़ रखा था। अवतल दर्पण का 6 कंडीशन दर्पण के मैराथन क्लास में हम आपको सिखाए थे। ठीक है, अब आप देखो, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो अवतल दर्पण आप ऐसे ड्रा करना, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ये आपका है मुख्य फोकस और ये आपका है ध्रुव। ठीक है, यहां आपका है मुख्य फोकस और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, जितनी दूरी पे ये होगा उतना ही दूरी पे आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र। मीन्स F से P की दूरी और F से C की दूरी सेम होती है। तो क्या कह रहा है? अनंत पर स्थित वस्तु है, तो कोई भी वस्तु जब अनंत पर स्थित होती है तो वहां से जो किरण आती है वो समांतर आती है। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, जो किरण अनंत पर स्थित होती है वो बहुत बड़ी होती है। यदि कभी प्रतिबिंब बन गया अनंत पे तो वह भी बहुत बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलेगी और यहां से भी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलेगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु कहां पे है? अनंत पे है, तो वहां से चलने वाली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बन जाएगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। बात समझ गए? और उसकी साइज क्या होगी? वस्तु से बहुत छोटी होगी, क्योंकि अनंत पर चाहे प्रतिबिंब बने चाहे वहां पे वस्तु हो, उसकी साइज क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और टेक्निकल प्रश्न से। ठीक है, क्या कह रहा है? F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या दे रखी है? F दे रखी है। कह रहा है F फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से F दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब फोकस दूरी भी आपका F दे रखा है और U मतलब दर्पण से वस्तु तक की दूरी भी आपका क्या दे रखा है? F दे रखा है। लेकिन आपको हम बताते चलें कि उत्तल दर्पण में U जो होता है वो निगेटिव होता है और फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमको V का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। ठीक, तो फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी F दे रखी है। ठीक है, V हमको निकालना है और U भी हमारा क्या दे रखा है? F ही दे रखा है, लेकिन यहाँ क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, हमको निकालना है V, तो V के साथ जितने लोग हैं उनको दूसरे तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये इधर माइनस में है तो इस साइड में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस में। ठीक है, मीन्स 1/F ये इधर आया तो प्लस 1/F बराबर
1/v। ठीक है, तो f का आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो गया 1 + 1, यहाँ हो गया 1/v, ये हो गया 1 + 1 क्या हो गया 2/f इक्वल्स टू हो गया 1/v। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम v को ऊपर करेंगे, पलटी मारेंगे, जब v पलटी मारेगा तो इधर वाला साइड भी पलटी मार देगा, मतलब ये आपका हो जाएगा f/2, तो ये हो जाएगा v/1 मतलब v मीन्स v आपका क्या आ गया f/2। क्लियर? तो टेक्निकल क्वेश्चन ही आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक और टेक्निकल प्रश्न से मिल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए क्या प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। हम पहले ही लिख दे रहे हैं क्या है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हम आपको बता रखे हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी होती है क्या होती है धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा +6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना क्या होती है धनात्मक की ऋणात्मक, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी होती है ऋणात्मक। ठीक है, फोकस दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में फोकस दूरी को ही f दे दिया है। ठीक है, अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी गई है, क्या रखी गई है वस्तु कहाँ रखी गई है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक f फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी गई है, मतलब दर्पण से जो ध्रुव की दूरी होती है u वो आपका दिया है 4f, और अवतल दर्पण में u की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है। तो दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, हमें निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मतलब v की वैल्यू कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, तो उसके हेल्प से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल पाएंगे। तो f की वैल्यू हमको पता है फोकस दूरी, और u हमको पता है, तो दर्पण सूत्र हम लगा देंगे 1/f = 1/v + 1/u से। तो फोकस दूरी कितनी है f दे रखा है मीन्स -f है, और v का वैल्यू निकालना है, प्लस u = है -4f। अब आप क्या करो इसको इधर लेके आओ, तो इस वाले पोर्शन को जब हम इधर लाएंगे तो इधर आपका निगेटिव में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/4f, और यहाँ पे ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये हो जाएगा 1/f = ये है 1/v। ठीक है, 4f और f का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4f, तो 4f से 4f 1 बार में कट जाएगा, तो जितनी बार में कटता है उसका मल्टीप्लाई हम अंश में करते हैं, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, f से f को कट करेंगे तो f कट जाएगा 4 बचेगा, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा 1/v, और 1 में से 4 गया -3/4f = 1/v। अब v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे v को ऊपर कर देंगे, तो v को जब हम ऊपर करेंगे तो ये वाला भी वैल्यू अपने आप ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4f/-3 = v, या v = -4f/3। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा -4f/3। तो अभी आपकी v की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन निकालते हैं। तो रेखीय आवर्धन का जो बच्चों फार्मूला होता है वो होता है -v/u। ठीक, तो m = हो जाएगा v की वैल्यू क्या है माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले से है, यहाँ हो जाएगा -4f/3 होल अपान u की वैल्यू क्या है -4f। अब आप देखो m =
ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, मीन्स ये हो गया 4f अपान -4f इंटू 3। तो 4f से 4f क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और m इक्वल्स टू आ गया -1/3। तो आपका रेखीय आवर्धन निकल गया। अब रेखीय आवर्धन के हेल्प से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि वस्तु की लंबाई हमको पहले से पता है। तो प्रतिबिंब का एक और सूत्र आपने पढ़ रखा था कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन क्या निकला है बच्चों, -1/3। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमको निकालना है, और वस्तु की लंबाई प्रश्न में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख दो 6। ठीक है, तो 3 एक कम 3 और 3 दूना क्या हो गया 6, और 2 का -1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर I, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई आपकी निकल के आ गई, प्रतिबिंब की लंबाई आ गई आपका -2 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि अवतल दर्पण की प्रथम 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक व उल्टा बनता है, और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई जो भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसके लिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या आया है, माइनस में आया है। बात क्लियर।